हेलो एस्पिरेंट्स। तो शुरुआत करते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। टुडे इज़ 9 अप्रैल। जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज जो कि फ्रंट पेज पे आया है दैट इज़ हाउस होल्ड डेट सर्ज टू अ न्यू हाइट बाय दिसंबर 2023। घरेलू कर्ज, हाउस होल्ड का मतलब ये होता है कि सरकार, कॉरपोरेट के अलावा, इन दोनों के अलावा जो और बचे यानी कि हम और आप जैसे आम लोग, इनको अपन बोलते हैं हाउस होल्ड्स। तो ये जो हाउस होल्ड्स हैं इनके ऊपर जो कर्ज है वो कर्ज सबसे ज़्यादा अभी तक पहुंच चुके हैं। दैट इज़ 40% ऑफ आवर जीडीपी। इसका मतलब 40% ऑफ जीडीपी का मतलब 40% आवर सकल घरेलू उत्पाद। सो ये एक बहुत ही ग्रीन सिनारियो, इट्स नॉट ए वेरी, बहुत ही अच्छी सिनारियो नहीं है ये। सो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये न्यूज़ क्या है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पे इनके क्या क्या दुष्परिणाम बढ़ने वाले हैं, एंड आरबीआई को इसका लेके क्या कंसर्न है, इसके प्रीलिम्स और मेंस में इससे किस तरह क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मुख्यतः यह मुद्दा मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए इट्स ओनली कुछ कुछ फैक्चुअल डेटा वगैरह आ सकता है, बट मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद दिस टॉपिक ओनली कि भारत में जो हाउस होल्ड लेवल डेट है वो अब तक के अपने पीक पे है, मतलब इट रीच टू 40% ऑफ जीडीपी। और अभी आप देख सकते हो कि इसके साथ एक चार्ट भी पब्लिश किया है द हिंदू वालों ने, एंड दिस चार्ट शोज दैट कि 39.1 से ऐसे ऐसे गिरते थोड़ा कम हुआ, अप्रॉक्स 35 भी आया था, देन सडनली इट केम टू 40.1। अभी हमारे Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 के Q3 जो कि दिसंबर में ख़त्म होता है। सो बेसिकली हुआ ये कि मोतीलाल ओसवाल की टीम ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, और जिस रिसर्च पेपर के में ये पाया गया कि हाउस होल्ड डेट लेवल इंडिया के ऑल टाइम हाई 40% ऑफ जीडीपी पहुंच चुका है। सो जो पहला इसमें था कि 40% ऑफ जीडीपी पहुंच गया। सो इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन। सेकेंड फाइंडिंग था कि जो नेट फाइनेंशियल सेविंग्स हैं, सुनिएगा बात को ध्यान से, नेट फाइनेंशियल सेविंग्स दैट केम डाउन अराउंड 5% ऑफ जीडीपी। ऑन एन एवरेज 2019-20 में, 2019-20 से लेके 2011-12 इस वाले पीरियड में ऑन एन एवरेज जो हमारा फाइनेंशियल सेविंग था, नेट फाइनेंशियल सेविंग, दैट वाज अराउंड 7.6%। ये घट के 5% पे आ गया। सो एक तरफ कर्ज आपका बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ आपका सेविंग्स घटता जा रहा है। और नेट फाइनेंशियल सेविंग मतलब क्या? वो सेविंग, देखिए सर, सेविंग क्या होता है? हमारे पास कुछ पैसा इनकम आया, इस इनकम में हमारे पास हमने सारी चीज़ें खर्च करके हमारे डे टू डे लाइफ का रेंट वगैरह, बिजली बिल, फूड आइटम्स वगैरह, देन स्कूल फी वगैरह, कुछ लॉन्ग टर्म मेडिसिन, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर लाइक हमने कुछ गुड्स वगैरह खरीदे। उसके बाद जो पैसा बचा, सो वी पुट इन सेविंग। अब सेविंग्स में सर जरूरी नहीं है कि सेविंग्स में सारा पैसा बैंक में जाके जमा करो। सो कुछ लोग क्या करते हैं, सेविंग्स का पैसा हो सकता है दे इन्वेस्ट इन फिजिकल एसेट्स लाइक गोल्ड, रियल एस्टेट, और कुछ लोग हैं कि यार बैंक में पैसा हम हर महीने आरडी करवाते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, या फिर हमने एसआईपी करवा दिया है, या फिर हम खुद डायरेक्टली अपने से अपना स्टॉक खरीदते हैं, शेयर्स। सो ये जो आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स। दैट इज, ये वाला जो पार्ट है सर, दैट इज कॉल्ड फिजिकल सेविंग्स। ठीक है, जहां पे आप घर, सोना में पैसा इन्वेस्ट करें, दैट इज कॉल्ड फिजिकल सेविंग्स, एंड दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स। नेट फाइनेंशियल सेविंग का मतलब ये हुआ कि
मान लो 1,000 इंडिविजुअल्स हैं और 1,000 इंडिविजुअल में से 90 इंडिविजुअल ने पैसा जमा कराया और 10 लोगों ने लोन बोरो किया, तो कुछ लोगों ने कर्ज लिया, तो इसको जो कर्ज लिया उसको माइनस कर देते हैं। सो ओवरऑल इसका निकालते हैं नेट, कि जिन्होंने कर्ज लिया उस पैसे को घटा देते हैं। सो ये जो नेट है, दिस इज कॉल्ड योर नेट फाइनेंशियल सेविंग। सो ये जो अपना नेट फाइनेंशियल सेविंग दैट हैज केम डाउन ड्रास्टिकली 5%। ये दूसरी फाइंडिंग रिपोर्ट की। तीसरी फाइंडिंग रिपोर्ट की कि ये जो डिक्लाइनिंग जो आपका फाइनेंशियल नेट फाइनेंशियल सेविंग्स है, इट केम डाउन। इसके पीछे जो कारण हो सकते हैं, पॉसिबल कारण, संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं, वो पहला वीक इकोनॉमिक ग्रोथ, जो आपका आर्थिक दर है, आर्थिक वृद्धि दर, वो आपका कम हो सकता, कमजोर है। या फिर इंडियन हाउस होल्ड बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, दे आर एक्सपेंडिंग सो मच ऑन कंजम्पशन। और थर्ड कि फाइनेंशियल सेविंग पैसा कम हो रहा है, तो हो सकता है आप पैसा फिजिकल सेविंग्स में ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लाइक आप गोल्ड, रियल एस्टेट, लैंड प्रॉपर्टी, ऑल दिस थिंग्स में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, फोर्थ फाइंडिंग रिपोर्ट की है कि ये जो हाउस होल्ड डेट है, जो डेट अभी बढ़ता जा रहा है, मोस्टली ये डेट का जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो आपका अनसेक्योर्ड पर्सनल लोन है। अनसेक्योर्ड पर्सनल लोन है। और अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर ये अनसेक्योर्ड क्या होता है? अनसेक्योर्ड मतलब ऐसा लोन जिसके लिए आपने किसी भी चीज़ पे गिरवी नहीं रखा है एज ए कोलेट्रल। कई बार क्या होता है कि हम जब होम लोन लेने जाते हैं तो होम लोन में हमें अपने होम का, घर का पेपर बैंक के पास गिरवी रखना होता है। पर्सनल लोन इज एन अनसेक्योर्ड लोन। यहाँ पे क्या होता है, आपको सिर्फ पैसा अब मिल जाता है बिना किसी चीज़ को रखे हुए, गिरवी रखे हुए। दिस इज अनसेक्योर्ड पर्सनल लोन। और इसमें भी क्रेडिट कार्ड का एक अच्छा खासा कंपोनेंट है। देन एग्रीकल्चरल लोन है सबसे नंबर 1 पे, ये नंबर 2 पे एग्रीकल्चरल लोन। इसके ठीक पहले सिक्योर डेट है। मतलब सिक्योर डेट मतलब जहाँ पे आपने कोई चीज़ें गिरवी रखी हैं, थर्ड पे ये एग्रीकल्चर लोन है। सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट ऑफ योर रिपोर्ट। और पांचवा पॉइंट ये है कि जो आपका नेट सेविंग्स में, नेट फाइनेंशियल सेविंग्स में जो डिक्लाइन आया है, ये अभी कंटिन्यू रहने वाला है। ठीक है, ये जो सेविंग्स जो आपको कमी आई है, ये आपको कंटिन्यू रहने वाला है। और ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा इस पर बदलाव नहीं आएगा। इट विल बी अराउंड 5 to 5.5% ऑफ GDP इन द कमिंग ईयर्स। 2023-24 में भी से भी आगे यही सिचुएशन रहने वाली है। सो दिस इज द फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट। थोड़ा हम लोग इसका समझने का प्रयास करते हैं कि ये रिपोर्ट कहना क्या चाहता है। ये तो फाइंडिंग्स हैं, इसको हम समझते हैं तोड़ के। सबसे पहला कि सबसे फर्स्ट पॉइंट कि जो फाइनेंशियल सेविंग्स है, फाइनेंशियल सेविंग्स घटता जा रहा है और कर्ज बढ़ता जा रहा है। ये तो बोला ना अभी, दिस केम डाउन टू सम 5% ऑफ GDP, और ये बढ़ के 40% GDP पहुंच गया। सो एक सिस्टम समझिए। एक हाउस होल्ड है, देयर इज वन हस्बैंड एंड वाइफ, 2 किड्स। इनकी मासिक आय 60,000 रुपये बराबर है।
और इस 60,000 रुपये में ये 35,000 रुपया होम लोन का ईएमआई पे करते हैं। और इन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि धीरे धीरे हमारा हर साल हमारे सैलरी में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट आता जाएगा, ये वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर। इसके बाद ये 15,000 रुपये इनका मंथली एक्सपेंडिचर है और ये 10,000 रुपये हर महीने ये सेव करते हैं। ये सेविंग्स को व्हाट ही डज, ये एक SIP इन्होंने करा रखा है या फिर ये रिकरिंग डिपॉजिट में पैसा जाता है इनका, हर महीने 10,000 रुपये डिपॉजिट में जाता है। सडनली व्हाट हैपेंड, महंगाई बढ़ गई। तो ये जो 15,000 में इनका सारा घर का खर्च वगैरह चल जाया करता था, इट सडनली रीच टू 22,000। मतलब यहाँ से 7,000 रुपये आप माइनस कर दो, तो इनके पास बचे सिर्फ 3,000। सो ये सिर्फ 3,000 सरप्लस रुपये ही जमा कर सकते हैं SIP में। और ये जो यहाँ पे खर्च बढ़ा, जो कि एक्स्ट्रा 7,000, वो खर्च को अपन कंपनसेट कहाँ से कर सकते थे? वो कंपनसेट यहाँ से हो सकता था, इनकी जो आय है वो 60,000 से बढ़ के 70,000 रुपये पहुँच जाती। तो 7,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने के बाद भी इनके पास 3,000 रुपये सरप्लस आता। लेकिन अगर आय में बढ़ोतरी ना हो, सो क्या होने वाला है सर? आय में बढ़ोतरी ना हो और इधर से खर्च बढ़ता जाए, ओनली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अभी तो कुछ ना कुछ नया खर्च ऐड नहीं किया है। सो ये जो सेविंग है दैट विल डिक्लाइन। और ये पैसा कब नहीं बढ़ेगा सर? जब आप किसी कॉर्पोरेट फर्म में फिर जिस पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में काम कर रहे हैं वहाँ पे ग्रोथ नहीं आ रहा हो। अभी रिसेंटली आप देखोगे एडटेक सेक्टर में सबसे ज़्यादा फायरिंग हो रही है, क्योंकि कोविड-19 बूम के बाद कोविड-19 में एडटेक सेक्टर में बहुत बूम आया था। लर्निंग ऑनलाइन एजुकेशन इज द नेक्स्ट फ्यूचर, इट्स नेक्स्ट नॉर्मल। व्हाट हैपेंड आफ्टर, जैसे ही थिंग्स बिकम नॉर्मल, वापस ऑफलाइन सेंटर केम टू द प्रोमिनेंस। सो धीरे धीरे और एडटेक ने बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग भी किया। सो अभी एडटेक सेक्टर की ये हाल है कि दे आर ऑल फॉलिंग डाउन। जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, सो फायरिंग चल रही है। तो फायरिंग चल रही है या जितने लोगों ने रखा हुआ भी है उन लोगों की सैलरी कट करती है, सैलरी में कोई ग्रोथ नहीं है। सो दिस इज व्हाट, सो आपके फाइनेंशियल सेविंग्स में कमी देखने को मिल रही है। सो ये जो दर्शाता है कि एक्स्ट्रा खर्च आपके पॉकेट पे सर आया बिकॉज ऑफ महंगाई, इन्फ्लेशन, एंड आप उस महंगाई को कंपनसेट नहीं कर पा रहे हो अपने इनकम से। सो दैट इज शोइंग कि कहीं इस बात को दर्शाता है कहीं ना कहीं जो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं, ये जो अपना छोटी फैमिली है, ये हाउस होल्ड, ये किसी न किसी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है। अब फाइनेंशियल डिस्ट्रेस क्यों? ये लोग बहुत ही लो मार्जिन पे हैं। लो मार्जिन का मतलब क्या हुआ कि इनके पास सिर्फ 3,000 रुपये बच पा रहा है, एंड सडनली कोई ना फैमिली में हेल्थ इमरजेंसी आ जाए या फिर धीरे धीरे किड्स स्टार्टेड ग्रोइंग और इनको स्कूल भेजना है किसी अच्छे स्कूल में, और इस वहाँ पे भी जो फ़ी जाती है वो फ़ी अप्रॉक्स 5,000 प्लस पहुँच जाती है। सो ऑन एन एवरेज हर महीने इनको -2,000 रुपये का एक्स्ट्रा बर्डन है। ये तो सेविंग्स ख़त्म ही हो जाएंगे इनके, ये जो -2,000 रुपये एक्स्ट्रा बर्डन है। और ये -2,000 रुपये का जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो कहीं ना कहीं इनके यहाँ से होम लोन का EMI में कटौती तो होगी नहीं, जो बाकी इनके एक्सपेंडिचर्स हैं वहाँ कटौती होगी। सो फूड आइटम, सबसे पहले फूड आइटम में कटौती शुरू होगी। दूध 2 kg आता है 2 लीटर, तो 1 लीटर हो जाएगा। सो इसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ पे पड़ेगा। सो इसके बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी इसके इम्पैक्ट है। और ये कहा जा रहा है कि ये सिचुएशन दर्शाता है कि जो भारतीय हाउस होल्ड हैं दे आर फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। ठीक है, तो ये अपना पहला इन्फरेंस हम समझ सकते हैं। सेकंड, कि नेट फाइनेंशियल
सेविंग्स में कमी आ रही है। नेट फाइनेंशियल में सेविंग्स में कमी आ रही है। सो कहीं ना कहीं ओवरऑल भारतीय लोगों की जो मानसिकता है वो बिहेवियरल चेंज आ रहा है। बिहेवियरल चेंज ये लोग अभी भी बैंकिंग स्टॉक्स में पैसा लगाना, फाइनेंशियल मार्केट में पैसा डालना बहुत रिस्की मानते हैं एंड दे प्रेफर, इनकी प्राथमिकता है कि नहीं यार पैसा सेफ है, लैंड वगैरह में पैसा डालना इज़ वेरी वेरी सेफ, लैंड, गोल्ड, अदर वैल्यूएबल एसेट्स। सो ये कहीं ना कहीं भारतीय लोगों के मानसिकता को दर्शाती है, उनके रिस्क कैपेसिटी को भी दर्शाता है। सो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन। ठीक है, अभी कुछ सितंबर 2023 में आरबीआई ने भी सिमिलर इसी काइंड का एक रिपोर्ट पब्लिश किया। उस रिपोर्ट पब्लिश करने के बाद इमीडिएटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने काउंटर बैक किया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने तुरंत आरबीआई के रिपोर्ट को खारिज किया। आरबीआई ने यही कहा था कि भारत में नेट फाइनेंशियल सेविंग्स में कमी आते जा रही है और कर्ज बढ़ता जा रहा है। सो ये दर्शाता है कि भारतीयों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सो व्हाट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेड कि नहीं, आप गलत समझ रहे हो। भारतीय का कर्ज इसलिए बढ़ रहा है कि भारतीय बैंक के पास जा रहे, बैंक से लोन ले रहे और लोन लेके अपना एसेट बिल्ड कर रहे हैं, लाइक होम लोन, कार लोन, लैंड। सो इस कारण से कर्ज बढ़ तो रहा है और आपका फाइनेंशियल सेविंग्स में दिखेगा नहीं, क्योंकि पैसा वो कहाँ लगा रहा है, फिजिकल सेविंग्स में। सो फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात को रेफ्यूट कर दिया। सो संभावना इस बात की जरूर बनती है कि जो फाइनेंशियल सेविंग्स में कमी आई वो कमी इस बात के कारण भी आ सकती है कि ये जो पैसा इन्वेस्ट किया जाए दैट इज बीइंग इन्वेस्टेड इन योर व्हाट, फिजिकल सेविंग्स। ठीक है, तीसरा इस चीज से हम क्या इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि जिस सिचुएशन पे हमारा हाउस होल्ड डेप्ट का सिचुएशन है, मतलब 40% ऑफ जीडीपी और मेजॉरिटी जो हमारे हैं, हमने कहीं ना कहीं कंजम्पशन बेस्ड लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट किया है। इट मे बी फॉल आउट ऑफ कंज्यूमरिज्म, जहां पे मेनी टाइम्स वी बाई थिंग्स, हम कई बार चीज़ों को खरीदते हैं बहुत इसका ये नहीं समझते हुए कि इसका खरीदने का उद्देश्य, पर्पस क्या है और हमारे घर में इसकी ज़रूरत क्यों है। कई बार ऐसी चीज़ें जो हमारे रीच के बियॉन्ड होती हैं, जो हम इमीडिएटली, हमारे पास हाथ में पैसा नहीं होता, हमारे हाथ में उतनी सेविंग्स तो नहीं होती जिसको हम वन टाइम पेमेंट करके खरीद सकें। सो इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए व्हाट हैज़ बीन डन, और ईएमआई कल्चर हैज़ बीन, एक ईएमआई कल्चर को बढ़ावा दिया गया, ईएमआई संस्कृति को। और ईएमआई संस्कृति के कारण ऐसे लोग जो अपने एस्पिरेशंस को, जैसे मान लो समवन इज थिंकिंग कि नया आईफोन आया, नया आईफोन सर समथिंग आईफोन 14, 15, 16 प्रो सर 1.5 लाख रुपए का है टोटल। आपकी कुल सैलरी सर 25,000 रुपये है महीने का, और आपको ये देख के बड़ा एस्पिरेशन आता है कि यार आईफोन हाथ में लेके चमकाते तो क्या ही मज़ा आता। आपने उस तरह से भौकाल बनाया गया है आपके ऊपर। सो व्हाट यू डिड, 1.5 लाख तो आपके पास एक बार वो जमा होंगे क्योंकि बहुत सारे खर्चे हैं। सो आपने एक दुकान के सामने देखा बोर्ड लगा हुआ है हमारे लोन पे फ़ोन, आपको लगा बस हमारी सारी समस्या का समाधान यहीं पे हो गया, चलो यही चलते हैं। एंड यू वेंट, आपने बोला यार बताओ ये 1.5 लाख का फ़ोन अगर मैं 12 महीने किस्त पे लूँ तो कितने में पड़ जाएगा। सो ही सेड कि 15,000 रुपये आप महीने का दो। तो आपने सोचा चलो कोई नहीं, अभी कुछ दिन के लिए एक हॉस्टल में रह लेंगे, बेड पे शेयर कर लेंगे, खाना दिन में ऑफिस में ही खा लेंगे,
रात में मैगी बना लेंगे तो कुल मिला के 5 से 6 हज़ार महीने कट जाएगा और 15 हज़ार रुपये का अपन फ़ोन ले लेते हैं. सो यू आर नाउ हैविंग दिस आईफोन, बट इस आईफोन के चक्कर में आपने पूरा का पूरा बैलेंस ख़राब कर दिया. और यही आपने 25 हज़ार रुपये में 10 हज़ार रुपये अगर आपने अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर पर खर्च किया होता और सिर्फ 10 हज़ार रुपये का SIP करो या फिर आप 10 हज़ार रुपये का RD करो, दैट विल गिव यू मोर वैल्यू. बट आपने अगर आईफोन लिया EMI पे तो यू आर पेइंग, आप 15 हज़ार रुपये 12 महीने के लिए पे कर तो यू आर पेइंग 1,80,000. दाम 1.5 लाख था, प्लस जो आपने एसेट बिल्ड किया द मोमेंट यू बॉट इट, इसका प्राइस डेप्रिशिएट हो गया. इसका प्राइस आप इसको सेकेंड हैंड बेचने की कितनी भी कोशिश करो, ये 1 लाख नया कंडीशन में बिल्कुल रहा तो 1,10,000 20,000 तो बिक जाएगा. थोड़ा सा पुराना हुआ 70-80 हज़ार पे आ जाएगा. तो आपको डबल मार पड़ रही है. आप साल भर में इस एसेट का प्राइस पे करो 1,80,000 रुपये एंड आपका वैल्यू साल भर उस एसेट का डिप्रिशिएट होकर पहुँच गया 70,000 रुपये. सो दोनों साइड से आप मार खा रहे हो. मान लो यही काम आपने गोल्ड में किया होता, आपने लोन EMI लेके गोल्ड खरीद लिया होता, आप भले 1,80,000 रुपये उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो टोटल मिला के, कैपिटल प्लस इंटरेस्ट, लेकिन गोल्ड के प्राइस में भी इजाफा हो रहा है. सो आपने सर 1.5 लाख रुपये का अमाउंट गोल्ड लिया था, उस पर 1,80,000 का आपने टोटल रीपे बैक किया, बट ये बढ़ के आपको 2,20,000 हो गया. सो एक तरफ तो भले आपको मार पड़, आपको ब्याज देना पड़, बट आपका एसेट ग्रो हो रहा है. सो ये दिस इज द मेन चैलेंज. अपने यहाँ कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद की संस्कृति को बढ़ावा दिया गया. दैट्स इस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दिस इज योर EMI कल्चर. और EMI कल्चर में सबसे बड़ा कल्चर है क्रेडिट कार्ड कल्चर. क्रेडिट कार्ड संस्कृति आप देखेंगे आजकल, यू विल गो एंड स्टेशन पे कहीं ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगहों पे यू विल सी सम बैंकिंग प्रोफेशनल आपसे आके पूछेंगे सर क्रेडिट कार्ड लेंगे. कोई आपसे बैंक अकाउंट खोलने के नहीं पूछता खड़ा करवा के. क्रेडिट कार्ड के लिए सब बहुत चाहते हैं, बिकॉज यू नो एक बार आपको पता है, एक बार आपके हाथ में क्रेडिट कार्ड चला गया, आप सैलरीड पर्सन हो, आपके हाथ में क्रेडिट कार्ड चला गया, तो वो कभी ना कभी तो आपके मन में टेम्पटेशन तो आएगा. टेम्पटेशन मतलब लोभ, लालच. बिग बिलियन डे सेल में क्या होगा, आपने सोचा नहीं यार हम AC नहीं खरीदेंगे, ठीक है मेरे घर में उतनी गर्मी नहीं लगती, बट सडनली यू सॉ बिग बिलियन डे सेल, ये 55,000 का AC मिल रहा है सर 45,000 में. सडनली वो आपने बोला कि नहीं यार मेरा काम तो 20,000 का फ़ोन से हो जाता, अच्छा मेरा काम चलता. सडनली देखा iPhone 13 बिग बिलियन डे 10,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है. अगेन उस पर से देखा इस पर्टिकुलर बैंक के ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड पे 10% एक्स्ट्रा छूट. आपने बोला कि ना अब नहीं कंट्रोल हो रहा मेरे पास ICICI क्रेडिट कार्ड भी है और बिग बिलियन डे ऑफर भी है. यू इमीडिएटली स्वाइप्ड, बोले ठीक है इसको देख लेंगे पैसा कैसे देना है, एंड आप पैसा दे नहीं पाए. आप क्रेडिट कार्ड में पैसा दे नहीं पाए एंड क्रेडिट कार्ड स्टार्टेड कंपाउंडिंग योर इंटरेस्ट. सब ये 50,000 का फ़ोन जो आपने कुछ हज़ार के डिस्काउंट पे लिया था, उसको पे कर आपने किया 80-90 हज़ार रुपये क्रेडिट कार्ड में. सो क्रेडिट कार्ड बैंक के लिए सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस क्रेडिट कार्ड है, बिकॉज दे अर्न ए लॉट. इसीलिए क्रेडिट कार्ड के लिए उन्होंने स्पेशल अपने एजेंट्स लगा रखे होते हैं. सो दिस इज व्हाट ये कंज्यूमरिस्ट कल्चर. एंड फोर्थ इज अ डेट ट्रैप. डेट ट्रैप व्हाट हैपेंस, समझिए इस चीज़ को कि आपकी सेविंग्स 60,000 रुपये आपकी महीने की इनकम है, उस महीने की इनकम में से 35,000 रुपये आपका होम लोन का EMI कट जा रहा. 15,000 रुपये में आप पूरा महीने का खर्च देख लेते हो और 15,000 रुपये में आपके दोनों बच्चे की पढ़ाई होती है और भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस. सो ऑलरेडी आप 5,000 के माइनस में हो, तो समहाउ यू आर मैनेजिंग यहाँ वहाँ से करके
और सडनली कुछ ऐसा सिचुएशन चला आता, यू नीडेड सम ह्यूज अमाउंट, 4-5 lakhs, सम इमरजेंसी। फॉर दिस आप फिर से यू विल अप्रोच किसी फ्रेंड रिलेटिव, इससे कोशिश किया बट वहाँ से नहीं, यू विल अप्रोच टू बैंक फॉर पर्सनल लोन। बोलोगे देखो मेरे पास अभी जो मेरे 35,000 रुपये तो मेरे सैलरी में से तुम घटा दो, ये तो मेरा EMI जाता है, मेरे पास बचा 25,000 रुपये, तो 25,000 मेरी अभी भी इनकम है, इस इनकम के बेसिस पे तुम मुझे कितना लोन दे सकते हो? तो दे विल से ठीक है सर, आई विल गिव यू 6 lakhs। और ये सब जो होते हैं बजाज फाइनेंस वाले, दे विल डेफिनेटली गिव यू। और कोई दे ना दे, NBFC जरूर दे देगा, NBFC वगैरह इजली दे विल प्रोवाइड यू लोन। ठीक है, तो आपने लोन ले लिया क्योंकि उसमें इमरजेंसी सिचुएशन थी, आप किसी तरह उससे निकलना चाहते थे। बट व्हाट हैपेंड, जैसे ही आपने लोन लिया और NBFC वाले, मतलब जो महाजन सूदखोर हुआ करते थे गांवों में, उनका स्टैंडर्ड वर्जन है NBFC। ये आपका सूद कैसे कंपाउंडेड कैसे करना है, दे नो इट वेरी वेल। सो आप 35,000 का यहाँ पे EMI पे कर रहे हैं, और सडनली ये जो आपने लिया अभी रिसेंट, दिस अगेन क्रेडिट 15,000 का EMI। अब एक तो ये जा रहा है, ये सूद पे एक्स्ट्रा जा रहा है, NBFC ले सूद ज़्यादा लेते हैं। बाकी जो आपके एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो आपके नीड्स हैं, वो आपको फुलफिल करना है। एंड इस चीज़ के लिए यार अगेन मैनेज करने के लिए आप अगल बगल दोस्त यारों सबसे आप यू विल टेक डेट कर्ज, एंड फाइनली यू विल बी इन ट्रैप, डेट ट्रैप। उस ट्रैप से निकलने एक ही सॉल्यूशन है, जब तक आप इस चीज़ को पूरा एक साथ ख़त्म ना कर दो, अनलेस यू विल नॉट कम आउट। सो सिचुएशन यहाँ पे ऐसे ही मुश्किल हो जाती है डेट ट्रैप वाले सिचुएशन में, कि आप सीवियर स्ट्रेस में रहते हो हमेशा, फाइनेंशियल स्ट्रेस। सो या तो आपकी इनकम बढ़ जाए, इनकम सिग्निफिकेंटली बढ़े, या फिर ये चीज़ कम हो जाए। सो दिस इज व्हाट इज द रियल सिनारियो है इंडिया में। सो कर्ज का लेवल इसलिए बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब कर्ज का लेवल बढ़ रहा है और सेविंग्स में घटती जा रही हैं, तो इस घटती सेविंग्स का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? देखो सेविंग क्या, सेविंग किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय लेवल पर सोचे, सेविंग्स ही किसी अर्थव्यवस्था की बैकबोन होती है। और सेविंग्स में भी सबसे ज्यादा सेविंग्स 3 स्तर पे होती है। एक आपके सरकारी स्तर पे, गवर्नमेंट के स्तर पे, एक कॉरपोरेट के स्तर पे, कॉरपोरेट बिजनेस हाउस, एंड एक हाउस होल्ड लेवल पे। सबसे ज़्यादा सेविंग्स आपके हाउस होल्ड लेवल पे ही होती है। गवर्नमेंट अपने पास वित्तीय घाटा भी चलती है, बजट डेफिसिट इज ऑलवेज देयर, फिजिकल डेफिसिट, वित्तीय घाटा। कॉरपोरेट बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं करते। इंडियन भारतीय जो कॉरपोरेट है, इंडियन कॉरपोरेट वैश्विक ग्लोबल कॉरपोरेट हाउसेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं करते। सो मेनली इस हाउस होल्ड सेविंग इज द बैकबोन, और हाउस होल्ड के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। सो क्या होगा कि इनकी जो सेविंग कैपेसिटी वो घटती जा रही है, क्योंकि आप ज़्यादा कर्ज ले रहे हो तो ज़्यादा यू हैव टू पे द इंटरेस्ट। सो आपके पास जो नेट पैसा हाथ में बचेगा वही तो सेविंग करोगे आप, क्योंकि वो तो घट गया। सो हाउस होल्ड का सेविंग घटता जा रहा है, चूँकि हाउस होल्ड का सेविंग ही है, वही पैसा जाता है आपके इकॉनमी में बड़े स्तर पे, वही पैसा मोबिलाइज किया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में, लाइक बिजनेस हाउसेस को लोन देना, अलग अलग प्रोडक्टिव एसेट के लिए बैंक इसी पैसे को मोबिलाइज करके बाकी लोगों को लोन दिया करती है। अगर यहाँ पे कमी आएगा तो ये जो पूल है जहाँ से बैंक पैसा जमा करके बाकी लोगों को दिया करती है, वहाँ पे कमी आएगी। और ये पैसा मेनली इन्वेस्टमेंट में टर्न होता है, सबका जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है उसमें भी कमी आएगी। और इन्वेस्टमेंट में कमी आ गई तो जो बेसिक कैपिटल एसेट्स आपके अर्थव्यवस्था में वो क्रिएट नहीं होंगे। सो अगेन आपके यहाँ आर्थिक विकास तो आएगा, बट दैट ग्रोथ, दैट विकास विल कम
ओनली थ्रू कंजम्पशन, जैसा कि भारत में भी रिसेंटली 10-12 साल से हो रहा है, ओनली कंजप्शन बढ़ता जा रहा है, कंजप्शन के कारण ग्रोथ आ रहा है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट का रेट है भारत में 2012 से स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है। नीति आयोग ने कई बार अपने डॉक्यूमेंट में बोला है कि हमें फिर से अपने इन्वेस्टमेंट लेवल को पहुंचाना पड़ेगा, दैट 35 to 37%, एंड इट हैज़ केम डाउन सिग्निफिकेंटली, इट हैज़ केम डाउन 2012 से लेकर अभी तक में। सो इन्वेस्टमेंट हैज़ नॉट बीन अ बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। जब तक सेविंग्स नहीं बढ़ेगी तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा। दूसरा एक और चीज़, जो ये सेविंग्स होती हैं, तो मान लो भारत से कोई भारत में कोई बाहरी विदेशी कंपनी आके पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और वो भारत में आने से पहले वो देख रही है कि भारत में ओवरऑल भारत की जो कंडीशन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, भारत के जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है वो कैसे हैं। तो अगर भारत के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर में हाउस होल्ड सेविंग्स में अच्छा पैसा है, सम 30%, 35%, सो दे विल से कि नहीं, इट्स गुड, हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। वहाँ की इकोनॉमी स्थिर इकोनॉमी है, देख रहा है सेविंग्स कम है, बोला कि नहीं, पता नहीं हमारा पैसा भी डूब जाए। सो अगर सेविंग्स अच्छी होती है तो बाहर से भी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ओवरऑल सिनेरियो दिस, तो व्हाट गवर्नमेंट शुड डू। सबसे पहले तो गवर्नमेंट शुड डू पॉलिसी लेवल पे फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट किया जाए, ठीक है। बैंक्स वगैरह पे जो डेट कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, EMI कल्चर प्रमोट कर रही है, EMI ट्रैप से लोगों को बचाया जाए। फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जागरूकता, डेट ट्रैप से बचाया जाए, ठीक है। और मेनली ओवरऑल आर्थिक दर पे, आर्थिक विकास के दर पे फोकस किया जाए, और ये आर्थिक विकास का दर इंक्लूसिव, समावेशी हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर हाउस, पर्टिकुलर कुछ लोग हैं जो टॉप पे, सिर्फ उनको ही आर्थिक विकास का फायदा मिले, सबको समेकित और समावेशी रूप में मिले। दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज अबाउट, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। Your next article is from Polity, and in this article, Supreme Court Justice B.R. गवई, इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि अभी रिसेंट के टाइम में बहुत सारे स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, एंड उनको फोर्सफुली कंपेल किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आके अपनी बात कह सके, बिकॉज सेंटर उनकी बात सुन नहीं रहा, या तो सुन नहीं रहा, या तो सेंटर उन पर जबरदस्ती मनमानी करने की कोशिश कर रहा। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन मेड बाय ए सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, एंड रिसेंटली अभी के आप कुछ दिनों का, विगत 6 महीने साल भर का अगर आप लेखा जोखा देखेंगे तो बहुत सारे राज्य जहाँ पे आपके अपोजिशन पार्टी रूल कर रही है, उन राज्यों के साथ कुछ ना कुछ सेंटर का ताना बाना लगा हुआ है, सेंटर के अनबन चल रही है। अभी कुछ दिन पहले केरला लगातार सुप्रीम कोर्ट में प्ली दिए जा रहा, पिटिशन फाइल किया हुआ है, बिल्कुल यूनिक पिटिशन जो हमने डिस्कस भी किया था। इन दैट केस केरला ने बोला कि आर्टिकल 293 के तहत सेंटर ने जो हमारे ऊपर कर्ज लेने की सीलिंग लगा रखी है, वो कहीं ना कहीं फिस्कल फेडरलिज्म, वित्तीय संघवाद के खिलाफ है, एंड इट स्यूड, इसने सेंटर को चैलेंज किया। उससे कुछ दिन पहले गवर्नर ऑफ तमिलनाडु RN रवि वहाँ के एक मिनिस्टर को, जो वहाँ की गवर्नमेंट एक मिनिस्टर को अपॉइंट की थी, और RN रवि ने उनको अप्रूवल देने से मना कर दिया, उनको शपथ ग्रहण करवाने से मना कर दिया। कहानी ये थी कि दैट मिनिस्टर को किसी पर्टिकुलर केस में सजा सुनाई गई थी, और अपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट RPA एक्ट के तहत ये प्रावधान है कि अगर आप 2 साल से अधिक कि आपको अगर कन्विक्शन हो गई है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बट हुआ क्या कि इनकी सज़ा पे रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी ये जो ऑर्डर आया था, इस ऑर्डर पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, जब ये ऑर्डर ही एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा, सो दिस पर्सन जो मिनिस्टर थे, ही इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड।
सो वहाँ पे क्या हुआ कि जो वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको फिर से मिनिस्टर बनाने का निर्णय ले लिया। RN रवि के पास बोला गया कि सर इनको आप शपथ दिला दो। इन्होंने बोला कि नहीं, ये नैतिक रूप से सही नहीं है, जिस आदमी के ऊपर केस चल रहा था उसको आप मिनिस्टर मत बनाइए। सो अगेन इट वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने RN रवि को डांट लगाई। देन अगेन उसके बाद इन्होंने शपथ ग्रहण करवाया इनको। सो आपको लग रहा है कि RN रवि तो गवर्नर है सेंटर का नहीं, बट RN रवि को सेंटर नहीं अपॉइंट किया और RN रवि वहाँ पे बहुत ही एडवर्सियल स्टैंड ले लिए हुए हैं। उनकी वहाँ की जो राज्य सरकार है उससे बहुत अच्छी बन नहीं रही। इसके अलावा कर्नाटका ही परेशान है। कर्नाटका ही बोल रहे हैं कि बहुत सारे हमारे रिलीफ फंड वगैरह इशू होने थे, सो सेंटर ने वो फंड इशू नहीं किया हमारे। एक और इशू है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड को लेकर, रिस्पॉन्स फंड को लेके, वहाँ से भी कुछ पैसा इशू होना था, वो भी इशू नहीं हुआ। तो बार बार ये सेंटर्स जो पहुँच रहे हैं, दे आर रीचिंग टू सुप्रीम कोर्ट। दिस इज नॉट ए गुड साइन। मतलब कहीं ना कहीं उनके केंद्र सरकार के साथ में दे आर नॉट हैविंग वेरी गुड रिलेशन। उनके अच्छे संबंध नहीं होने के कारण दे आर फेसिंग दिस चैलेंज। सो जो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि सहकारी संघवाद की जो अवधारणा धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही थी, अब 2014-15 से लेके ये अवधारणा धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही थी। कैसे कि वन साइज फिट्स ऑल वाले अप्रोच को हमने ख़त्म किया। हमने प्लानिंग कमीशन ख़त्म किया। प्लानिंग कमीशन को माना जाता था कि प्लानिंग कमीशन बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है, ये हमेशा टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाती है। और हमारे जो दैट टाइम न्यू प्राइम मिनिस्टर जो आए थे, वो ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम ए CM बैकग्राउंड। सो उनको बहुत अच्छे सी बात पता थी कि प्लानिंग कमीशन किस तरह से टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाती है और किस तरह से राज्यों को भयभीत करती है, मनवाती है अपनी बात ज़बरदस्ती। सबसे पहले उन्होंने आते प्लानिंग कमीशन को ख़त्म किया एंड ही मेड नीति आयोग। फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद 14th फाइनेंस कमीशन ने जो डिवॉल्यूशन था, डिवॉल्यूशन को बढ़ाया। सबसे पहले जो केंद्र सरकार से जो राज्यों को पैसा जाया करता था 32% ही जाया करता था कुल नेट टैक्स प्रोसीड का। 14वें फाइनेंस कमीशन 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के बाद ये आपका 42% हो गया, 10% का इजाफा। ये राज्यों का अपना पैसा है, राज्य इन पैसों को अपने हिसाब से यूज कर सकती हैं। थर्ड, GST काउंसिल। सो यहां पे GST काउंसिल में भी राज्यों की सहमति बहुत जरूरी होती किसी भी नए रूल को पारित करने में। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो रिसेंट टाइम लग रहा था कि हाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज ऑन राइज। बट अभी के पिछले इस दशक में 2020 से लेके 2023 में अचानक से कॉम्बैटिव फेडरलिज्म हैज राइज्ड, जहां पे सेंटर और स्टेट आपस में जूझे पड़े हैं। दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर। एक ऑन एन एवरेज एक डेटा के हिसाब से 2014 से 2019-20 के आसपास में ऑन एन एवरेज 10 से 12 केसेस फाइल होते थे, जहां पर स्टेट सेंटर के अगेंस्ट, स्टेट और सेंटर डिस्प्यूट के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में 10 से 12 केसेस फाइल होते थे। एक रिसेंट स्टडी के हिसाब से 2020 से लेकर 2023 में ये आंकड़ा 22 से 25 पहुंच चुका है। सो दिस shows the rising tendency of combative federalism. Combative federalism कॉम्बैट मतलब आपस में भिड़ना। हिंदी वाले नोट्स में इसका आपको मीनिंग मिल जाएगा। सो कॉम्बैटिव फेडरलिज्म इज ऑन राइज।
और जो हेल्दी ट्रेंड डेवलप हो रहा था सहकारीवाद का, सहकारी संघवाद का, दैट इज ऑन डिक्लाइन. सो इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर आवर ओवरऑल फेडरल स्ट्रक्चर. जो हमने संघवाद की अवधारणा स्थापित किया है उसके लिए बहुत अच्छा नहीं. वैसे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इट्स क्वासी फेडरल, और क्वासी फेडरल होने के साथ साथ बहुत सारे यूनिटरी फीचर्स हैं. उसके साथ जो रिसेंट में हमने बहुत सारे जो इनोवेशन लाए थे, ये सारे इनोवेशन जो हमने किए थे, नीति आयोग से लेकर वन साइज फिट्स ऑल वाला हटाया था हमने, स्कीम्स को रैशनलाइज किया था, कोर ऑफ कोर स्कीम्स में लेके आए थे, बहुत सारी चीज़ें हमने किया था जिससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टू लाइक कहाँ अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विल इंक्रीज. बशर्ते नीति आयोग ने कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पर ही बहुत काम किया, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पे भी नीति आयोग ने बहुत काम किया. सो इट वॉज अ गुड साइन. बट इन रिसेंट टाइम जो भी इसके बेनिफिट्स, वो बेनिफिट्स धीरे 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 डिक्लाइन होने शुरू हुए हैं. ठीक है. एंड दिस इज लीडिंग टू इंक्रीज टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट. इंक्रीज टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट. सेंटर और स्टेट के विवादों को सुलझा कौन रहा है? सुप्रीम कोर्ट. एंड दिस इज नॉट अ हेल्दी साइन फॉर डेमोक्रेसी. इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं? सो सबसे पहला चीज है पॉलिटिकल पोलराइजेशन. जब जब राजनीतिक ध्रुवीकरण, जब जब आइडियोलॉजिकल लेवल पे ध्रुवीकरण होता है, so it is leading to confrontation. Same thing happened when इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को हटाया गया था. इंदिरा गांधी गवर्नमेंट हटी और जनता गवर्नमेंट आई 1977. जैसे ही 1977 में जनता गवर्नमेंट आई, उन्होंने जितने भी मोरलेस स्टेट्स थे कांग्रेस रूल्ड, वहाँ पे गवर्नर चेंज किए, मोस्टली में इमरजेंसी लगा दिया, स्टेट प्रेसिडेंट रूल. फिर 1980 में आपकी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आई, उन्होंने जो किया इसका बदला लिया. सो मोर और लेस पॉलिटिकल पोलराइजेशन इज अ मेन रीजन. राजनीतिक ध्रुवीकरण और आइडियोलॉजिकल लेवल पर डिफरेंसेस आ जाए, सो इट क्रिएट बड़ा इशू. उसके बाद रिसोर्स डिस्प्यूट. रिसोर्स डिस्प्यूट, अभी केरला वाला जो इशू है, केरला बोल रहा है हमें कर्ज की जरूरत है, हमें कर्ज चाहिए. अभी कर्नाटका वगैरह जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से पैसा मांग रहे हैं. सो दीज आर ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ रिसोर्स डिस्प्यूट. ठीक है. और थर्ड जो मैंने अभी बात की, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, ये तो अभी दिस पार्ट ऑफ द सेम थिंग. एंड फोर्थ, कई बार ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूर्ण बहुमत होता है. सब पूर्ण बहुमत होने के कारण उन्हें क्षेत्रीय पार्टियां, जो रीजनल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज का उस गवर्नमेंट में कोई रोल नहीं होता. रीजनल पार्टी का रोल नहीं होने के कारण, क्योंकि कोई दिस इज नॉट ए कोलिशन गवर्नमेंट, ये गठबंधन की सरकार नहीं है, तो इसमें क्षेत्रीय पार्टी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता. तो सो हो सकता है कि क्षेत्रीय पार्टी का आपके केंद्रीय सरकार में कोई रोल ना हो, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी उस पर्टिकुलर राज्य में बहुत ही एक्टिव है, उस उन्हीं की सरकार है. सो चूंकि सेंटर का इसके साथ कोई कोलिशन नहीं है, और वो पर्टिकुलर पार्टी जिसका सेंटर में रोल होता है, जिसका रूल होता है, वो ट्राई टू कंसंट्रेट, वो सारे के सारे पावर को अपने हाथ में केंद्रित करने की कोशिश करता है. और चूंकि संविधान के स्तर पे दोनों के पावर का बंटवारा किया गया और इसका बंटवारा अपने संविधान से संरक्षित है. सो व्हाट हैपेंस इन दैट सिचुएशन, स्टेट अपनी स्वायत्तता, अपनी ऑटोनॉमी को असर्ट करने की कोशिश करते हैं, एंड दिस इज लीडिंग टू कॉन्फ्रंटेशन. सो ये हमारे मेन रीजन हो सकते हैं कि जिनके कारण वी आर सीइंग द राइज. ठीक है. और ये हमें पता कैसे चलता है कि हाँ सर कॉम्बैटिव फेडरलिज्म देखने को मिल रहा है. ये कैसे मैनिफेस्ट होता है सर? फर्स्ट आप देखोगे, इस जब भी कॉम्बैटिव फेडरलिज्म बहुत ज़्यादा
आना शुरू होता है तो सबसे ज़्यादा लीगल चैलेंजेस होने शुरू होते हैं। अभी एक मैंने एग्जाम्पल को थोड़ा दर्शाया था ना, 2020 से 2023 के बीच में नंबर ऑफ केसेस इन्वॉल्विंग सेंटर एंड स्टेट डिस्प्यूट वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका पर ईयर बेसिस पे। सो दिस इज वन फर्स्ट मैनिफेस्टेशन इन राइजिंग नंबर ऑफ केसेस। सेकेंड, पब्लिक कैंपेन। कई बार जो राज्य सरकारें जो होती हैं, उनकी जो पार्टियां होती हैं, जिनकी राज्य में सरकार होती है, वो पब्लिक कैंपेनिंग करना शुरू कर देते हैं इस बात को दर्शाने के लिए, देखो सेंटर इज नॉट अगेंस्ट आवर सपोर्टिंग अस। दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपनिंग इन केरला में भी सेम सिचुएशन इज हैपनिंग। थर्ड, कई बार आपको सेंटर ने कमांड दिया कुछ करने को, या फिर सेंटर से आपने कुछ रिक्वेस्ट की, सेंटर को किसी राज्य ने रिक्वेस्ट किया, दो में से किसी दूसरे की बात ही नहीं मान रहे, दैट इज नॉन कंप्लायंस विद ईच अदर। ठीक है, एंड पब्लिक कैंपेन एंड पब्लिक मोबिलाइजेशन, फोर्थ पॉइंट, मोर और लेस बोथ आर सेम। पब्लिक कैंपेनिंग करके जब इलेक्शन का टाइम होता है, यू ट्राइंग टू मोबिलाइज पब्लिक ऑन द सेम इशू। देखो सेंटर हमारी बात नहीं मान रहा, सेंटर हमारी बात नहीं मान रहा है, एंड इस चीज का कंसिक्वेंसेस बहुत ग्रीम है। सो व्हाट हैपेंस अल्टीमेटली, देखो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो फिलॉसफी है, इसका जो दर्शन है, इसका जो इसेंस, उसका इसेंस ये है कि सेंटर और स्टेट बोथ विल कंबाइन, आपस में मिलके ये जो आम आदमी है ना, सिटीजन, उसके लाइफ को अच्छा बनाना, उसके लाइफ को मीनिंगफुल बनाना, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, उसके वे ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना, और उसमें दोनों मिलके एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री काम करेंगे। ये बोलेगा ठीक है तुम भाई मेरे को पैसे दे दो, मैं चूंकि इन लोगों के पास आई एम वेरी क्लोज टू देम, आई नो एग्जैक्टली कि किसको किसी की ज़रूरत है, मैं तुम्हारी स्कीम को या फिर अपने किसी नए स्कीम के तहत बना के मैं बहुत अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा। सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सबसे जो बेसिक फिलॉसफी ये है, लेकिन यहीं पे कॉम्बैटिव फेडरलिज्म में व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज योर सेंटर, दिस इज योर स्टेट, दिस इज योर आम आदमी, सिटीजन। सो यही दोनों आपस में भिड़ गए, दिस टू आर फाइटिंग विथ ईच अदर। कौन सही कौन सी, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम्हारी बात नहीं। अल्टीमेटली नुकसान किसका, नुकसान तो इसका हो रहा है ना, जो सर्विसेज इनको मिलनी चाहिए थी, एक आम आदमी को सर्विस नहीं मिल रही है। सो कॉम्बैटिव फेडरलिज्म में सबसे बड़ा नुकसान, सो फेडरल स्ट्रक्चर के साथ साथ सबसे बड़ा नुकसान इस सबसे पहला सिटीजन को होता है। सिटीजन जो उनको बुनियादी सुविधाएं उससे वो वंचित रह जाते। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट। सेकेंड, अब इसको सुविधाएं नहीं मिल रही, इसने बेचारे ने वोट किया, इसको टैक्स भी पे करता है। सो व्हाट विल इट इज लीडिंग टू इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। इसका जो ट्रस्ट खत्म होना शुरू हो जाएगा, इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट प्लस इरोजन ऑफ ट्रस्ट, इन दोनों लेवल के जो गवर्नमेंट है इनका भी आपस में ट्रस्ट खत्म होना शुरू हो जाएगा। सेंटर ना तो राज्य को भरोसा करेगी, ना राज्य सेंटर को भरोसा करेगी, और इस सिचुएशन को और गंभीर बनाते जाएगा, फ्यूचर सिचुएशन और गंभीर होती जाएगी। ठीक है, और पब्लिक के लिए वेरी वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन। मान लो स्टेट गवर्नमेंट को स्कीम इंप्लीमेंट किया, अनाउंस किया, पब्लिक इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, पता नहीं ये स्कीम हमें कब, पता नहीं ये स्कीम इंप्लीमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सरकार सेंट्रल लेवल से फंडिंग आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, एंड ओवरऑल इट क्रिएट्स सिचुएशन ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता की सिचुएशन को क्रिएट करता है। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन। कॉम्बैटिव फेडरलिज्म ओवरऑल अल्टीमेटली घाटा सिटीजन का है, जिस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, जिस डेमोक्रेटिक वैल्यूज को स्टैब्लिश करने के लिए पूरा हमने पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को स्टैब्लिश किया है, उसका एकमात्र पर्पज सबसे पहले सिटीजन के जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल करें, पॉजिटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को और एक्सपैंड करें, वेलफेयर स्टेट के नोशन को हम और बढ़ावा दें। बट इन द सिचुएशन ऑफ दिस कॉन्फ्रंटेशन, ऑल दिस जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं, दिस गेट साइडलाइंड। सो वी नीड टू वर्क अपॉन
as soon as possible both center and state must cooperate. Again cooperative federalism should come on the fore. ठीक है, और जितने भी हमने रिसेंट जो हमारे बेनिफिट्स जो हमने देखे थे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के, उन बेनिफिट को फिर से एक्सेप्ट करते हुए इस पे आगे और बढ़ने की ज़रूरत है. बाकी आपके जाओगे आप, यू विल सी इन द आर्टिकल, हमने आर्टिकल एक बहुत अच्छा टेबल दिया हुआ है. कभी एग्जाम में क्वेश्चन आपको चला आता है कोऑपरेटिव एंड कॉम्बैटिव फेडरलिज्म के ऊपर में. सो बेसिकली दोनों क्वेश्चन, दोनों में अंतर पूछा जाएगा. सो दिस इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट योर आंसर. कभी भी आंसर को पैराग्राफ फॉर्मेट में मत लिखें, आपके नंबर कम मिलेंगे. इसमें आपको कम शब्दों में अब ज़्यादा पॉइंट्स लिख पाओगे, और एग्जामिनर को देखने में बहुत आसानी होती है टेबुलर फॉर्मेट. सो ऑलवेज राइट इन दिस फॉर्मेट. सो वी हैव कवर्ड, इसको आप बिल्कुल रट्टा लगा जाओ. दिस इज गोइंग टू बी आस्क्ड. ठीक है सर. सो दिस वॉज आवर मेन सेक्शन. मेन सेक्शन में एक और छोटा सा आर्टिकल हमने कवर किया है जिसका हम लोगों ने नाम दिया मेन्स इन शॉर्ट. जिस मेन्स इन शॉर्ट्स वाले आर्टिकल का आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे ऐसे चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में. सो एक इसमें राजस्थान के शेखावती रीजन के बारे में बात की गई जहाँ पे बहुत सारा ड्रॉट का प्रॉब्लम था, और उन्हीं सभी प्रॉब्लम को के डिस्पाइट वहाँ पे उन्होंने एग्रीकल्चर को बहुत ही प्रॉफिटेबल बना दिया. तो हाउ दिस हैपेंड? सो वहाँ पे उन्होंने बहुत ड्रिप इरीगेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्लाइमेट कंट्रोल्ड पॉली हाउसेस, सोलर पावर को ऑप्टिमाइज और वाटर यूज को ऑप्टिमाइज किया, वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाया. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप अपने निबंध और अपने जीएस के आंसर लिख सकते हो. किस तरह से बिहार या राष्ट्रीय स्तर पे ऐसे जगह जहाँ पे जिस तरह सिचुएशन है वहाँ पे कैसे हम इस मॉडल को रेप्लिकेट कर सकते हो. दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल. और अपने एग्जाम्पल जितना आप केस स्टडीज़ को डालेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस द नेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, उतना ज़्यादा आपका आंसर इनरिच होगा. ठीक है सर. सो दिस इज आवर योर मेन सेक्शन. नाउ मूविंग टू द प्रीलिम सेक्शन. स्टार्ट डिस्कशन अबाउट प्रीलिम सेक्शन. और फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मटुआ सेक्ट. ये जो सेक्ट है, दिस इज अ न्यूज़ फॉर लॉन्ग टाइम. रिसेंट 2019 लोकसभा चुनाव का टाइम से ही लगातार ये मटुआ सेक्ट न्यूज़ में बना हुआ है. बेसिकली ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में पाई जाने वाली कम्युनिटी है, बॉर्डर रीजन में. एंड इसको लेकर हमेशा कुछ ना कुछ पॉलिटिकल कैंपेनिंग इश्यूज वगैरह मुद्दा बना रहता है. इनफैक्ट आज के भी न्यूज़ में यही लिखा हुआ है कि मटुआ सेक्ट फाउंडर का हाउस इज अ हर्ट ऑफ फैमिली रो इन बंगाल, समथिंग लाइक दैट. सो इस चीज़ को समझने का, मटुआ सेक्ट इज अ वेरी वेरी फेमस सेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन. ये मोनोथीज्म में बिलीव करते हैं. मोनोथीज्म मतलब ये एक भगवान में बिलीव करते हैं. दे डोंट बिलीव इन मल्टीपल गॉड्स. मोनोथीस्ट. ठीक है. ये वैदिक जो ट्रेडिशन है, वैदिक ट्रेडिशन में बिलीव नहीं करते. दे अगेन भक्ति मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट इनमें एप्लीकेबल है. दे बिलीव इन लव, फेथ एंड डिवोशन. इनके आइडियोलॉजी में, इनके रिलीजन में, कैसी इनके जो नॉर्मल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, इसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है मेल फीमेल में. दे बिलीव इन संकीर्तन. एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो इनके यहाँ रिलीजियस टीचर्स होते हैं, इनको गोसाई बोला जाता है. गोसाई. और ऐसी मान्यता है इनकी कि गोसाई दोनों हो सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी. ठीक है. इस सेक्ट की जो स्थापना की थी, इन सेक्ट की स्थापना की थी हरिचंद ठाकुर ने. हरिचंद ठाकुर ऑफ गोपालगंज. और इस सेक्ट की जो सबसे महत्वपूर्ण स्क्रिप्चर है, दैट स्क्रिप्चर इज श्री हरिलम मार्ता. श्री हरिलील मार्ता is the principal scripture of this particular sect. जो इनका सबसे मेन टेम्पल है, जो इनका प्रमुख सबसे मेन टेम्पल, दैट इज इन ओराकांडी इन गोपालगंज.
सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन, हमें इतनी जानने की ज़रूरत है। ठीक है, ये वैदिक ट्रेडिशन बिलीव नहीं करते, भक्ति वाले सारे के सारे इनके वो है, इनका जो मेन रीजन है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाले रीजन। और जो वर्ड मटुआ है, मटुआ वर्ड का जो मीनिंग है लोकल डायलेक्ट में, वहाँ पे इसका मतलब होगा मेडिटेशन। जो ऐसा आदमी जो मेडिटेशन में डूबा हुआ, जो ध्यान में ध्यानस्थ हो, जो ध्यान में डूबा हुआ, तो उस शब्द से उस इसका मटुआ का मीनिंग वो होता है, उसी शब्द से इस सेक्ट का नाम पड़ा है। सो कीप इन द माइंड, डेफिनेटली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अभी लैंसेट के स्टडी रिपोर्ट में ये पाया गया कि जो भी लो ग्लाइमेटिक इंडेक्स, लो ग्लाइमिक, सो इन द नेक्स्ट आर्टिकल एक रिपोर्ट आई है अभी रिसेंटली लैंसेट के, और इसमें ये बात पाई गई है कि देयर इज स्ट्रॉन्ग लिंकेज बिटवीन ग्लाइकेमिक इंडेक्स ऑफ अ डाइट एंड टाइप 2 डायबिटीज। अभी आप किसी भी सुपरमार्केट या ऑनलाइन हाई क्वालिटी फूड सर्च करेंगे, हाई प्राइस्ड फूड, तो उसमें आप देखेंगे कि टैग लगा रहता है GI। अब इस फिगर आप देख सकते हैं कि देयर इज अ टैग हियर, एंड विच दिस टैग इज सेइंग कि इसका जो GI है वो 55 से नीचे है। इनफैक्ट यहाँ पर देख सकते हो आप, लो GI राइस। सो ये बहुत ही अच्छे से एक्सेप्टेड ये थियोरी है, जो ग्लाइकेमिक इंडेक्स कम होता है वो डाइट गुड होता है, अच्छा होता है डायबिटीज लोगों के लिए। सो व्हाट इज ग्लाइकेमिक इंडेक्स सिस्टम है क्या? सो बेसिकली ग्लाइकेमिक इंडेक्स एक तरह का इंडिकेटर है, एक तरह की रैंकिंग है। ये रैंकिंग सिस्टम है जो ये बताता है कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट जिस फूड के अंदर है, जिस फूड कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड्स के अंदर में खाने के बाद कितना जल्दी आपके ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं और गिराते हैं। मतलब आपने खाना खाया और 20 से 25 मिनट के अंदर आपके ब्लड शुगर में वो डिजॉल्व होके आपका ब्लड शुगर स्पाइक कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद आपका ब्लड शुगर गिर गया। सो व्हाट हैपेंस, ये दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, खासकर डायबिटिक पेशेंट के लिए दिस इज नॉट गुड। और खास करके जिनका GI, ऐसे फूड्स जिनका GI लेवल मोर देन 70, तो ये फूड डायबिटिक पीपल के लिए दिस आर नॉट गुड। वैसे ही उसी जिनका फूड, ऐसे फूड जिनका GI लेवल 55 से नीचे होता है, उनको लो GI फूड बोलते हैं। और ऐसे फूड में क्या होता है, दे स्लोली इनको बॉडी एब्जॉर्ब करती है, तो कभी भी शुगर लेवल सडन स्पाइक नहीं आता। सो सडन अब स्पाइक नहीं आने के कारण ऐसे लोगों, डायबिटिक लोगों में ऐसे फूड को के थ्रू शुगर कंट्रोल करना इजीली मैनेजेबल है। और दूसरी बात, जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं, जो लोग एनर्जी लेवल को इंप्रूव करना चाहते हैं, हार्ट डिजीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनको भी जरूरत है कि लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स वाले फूड को एब्जॉर्ब करें। ठीक है, एंड दूसरा एक टर्म है ग्लाइकेमिक लोड। सो ग्लाइकेमिक इंडेक्स सिर्फ इस बात को दर्शाता है कि एक कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड कितना जल्दी आपके शुगर लेवल को इंक्रीज करता है और कितना जल्दी शुगर लेवल को गिराता है। ग्लाइकेमिक लोड ऑन द अदर हैंड, इंडेक्स के जो वैल्यूज हैं बढ़ाने घटाने, उसके साथ साथ यह भी दर्शाता है कि कितना अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर सर्विंग ऑफ द फूड। मतलब दोनों का कॉम्प्रिहेंसिव व्यू GL जो है वो मोर एक्यूरेट पिक्चर देता है इन कंपैरिजन टू ग्लाइकेमिक इंडेक्स। ग्लाइकेमिक लोड गिव्स यू मोर एक्यूरेट पिक्चर कि आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का क्वांटिटी भी जानना जरूरी है, एट द सेम टाइम ये भी जानना जरूरी है कि इसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स क्या है। ठीक है, सो ग्लाइकेमिक लोड इज बेटर इंडिकेटर देन ग्लाइकेमिक इंडेक्स।
दिस क्वेश्चन अगेन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पूछ सकते हैं कि ग्लाइकेमिक इंडेक्स समटाइम्स सीन इन न्यूज, या फिर ग्लाइकेमिक इंडेक्स के बारे में दे दे, फूड के बारे में, इसका क्या मीनिंग होता है। इसमें बहुत डीप क्वेश्चन नहीं आएंगे, जितना मैंने बताया इससे बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस इज सेकेंड आर्टिकल। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ये हम डिस्कस कर थर्ड आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्वेशन दिया कि राइट अगेंस्ट इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स क्रिएटेड बाय क्लाइमेट चेंज इज फंडामेंटल राइट। So this is a very good development, एंड बहुत दिन से ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट वगैरह सबको ऐसे इस न्यूज़ की प्रतीक्षा थी कब सुप्रीम कोर्ट इस बात को कहेगा। एंड सुप्रीम कोर्ट से राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, और ऑल्सो आर्टिकल 21 के साथ साथ आर्टिकल 14 दिस टू राइट टू इक्वालिटी, सबको इक्वल एक्सेस होना चाहिए, वेरी गुड इन्वायरमेंट हेल्थ का। सो इन दोनों आर्टिकल के फंडामेंटल राइट के, इन दोनों इक्वालिटी एंड लिबर्टी के आर्टिकल के आधार पे सुप्रीम कोर्ट सेड कि राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इज अ फंडामेंटल राइट, एंड डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट has been under obligation। तो एक बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट मेनी अ टाइम सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपेंडेड द डेफिनेशन ऑफ राइट। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट्स के डेफिनेशन को एक्सपैंड किया है, ठीक है, लेकिन जब तक उसको प्रॉपर लेजिस्लेशन के थ्रू या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको अंदर नहीं लाया जाए आर्टिकल के अंदर, तब तक इट्स मोर एंड एस्पिरेशनल वैल्यू। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यू कांट मेक इट जस्टिसेबल, लाइक जैसे अभी हमारे राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, इट बिकेम राइट टू पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, सो नाउ इट बिकम जस्टिसेबल। बट अभी भी सुप्रीम कोर्ट इसको रिकॉग्नाइज किया इट्स पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, बट अभी भी इसकी जस्टिसेबिलिटी इज नॉट सो ईजी जब तक इसको प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल के थ्रू इसको नहीं लेके आ जा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले बहुत सारे आर्टिकल 21 के एक्सपेंशन में बहुत सारे अलग अलग राइट्स को ऐड किया था, बट दिस आर नॉट फुलफिल्ड, ठीक है, जब तक वो स्टेट के पास वो कैपेसिटी नहीं होगी गवर्नमेंट के पास में, सो दिस आर नॉट फुलफिल्ड। सो दिस इज अ गुड डेवलपमेंट। आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने किसको एज ए फंडामेंटल राइट के रूप में माना है। सो दिस विल बी द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी फैक्चुअल। नेक्स्ट टॉपिक इट्स अबाउट कि यूएस नेवी और कोचिन शिपयार्ड ने एक अग्रीमेंट किया है शिप रिपेयर को लेके। और शिप रिपेयर को लेके कोचिन शिपयार्ड इज थर्ड अपने यहाँ का शिपयार्ड जिसने ये एग्रीमेंट किया। उसके पहले भी दो और कर चुके हैं, एक है मजगांव डॉक एंड देयर इज वन मोर लॉन्सन एंड टर्बो, ठीक है, लॉन्सन एंड टर्बो। तो कोचिन शिपयार्ड इन कोची, दिस एग्रीमेंट हैज बीन डन अंडर द मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट। सो उसमें क्वेश्चन से ये पूछा जा सकता है कि मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट किन दो कंट्रीज के बीच में हुआ, या फिर यूएस ने किसके साथ में किया, या फिर सबसे पहला कौन सा शिपयार्ड था जिसके साथ ये एग्रीमेंट किया। दिस क्वेश्चन अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। सो वी हैव कवर्ड दिस न्यूज़ इन द योर प्रीलिम सेक्शन, वेरी जितना एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्लीज गो थ्रू दैट। एंड दिस इज द योर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। होप यू एंजॉयड दिस। प्लीज डाउनलोड द नोट्स इन हिंदी इंग्लिश बोथ। ये नोट्स दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में पब्लिश होता है, इसको डाउनलोड करें। आपको अलग से कुछ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, वीडियो देखें, इसको समझें, टेस्ट को अटेम्प्ट करें। जाके वेबसाइट पे भी जाएं, वेबसाइट आपको रोज़ पर डे का टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर हमारे ऐप पे जाएं, ऐप पे हमारे टेस्ट का लिंक को देखें एंड अपेयर इन द टेस्ट एंड मेक श्योर यू आर गेटिंग नो सिलेक्शन। थैंक यू, लेट्स मीट टुमारो।